हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज संडे है तो हम वापस आ गए हैं अपने वीकली मार्केट रैपअप के साथ। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और कंक्लूजन में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन द करंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैंने चैनल पे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के नाम से 2 प्लेलिस्ट भी बनाई हैं। ये सभी फंडामेंटल वीडियोस अगर आपने अब तक चेक नहीं किए हैं तो प्लीज देखिए। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ऊपर राइट साइड में आई बटन में वीडियोस की लिंक आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम निफ्टी की वीकली मूवमेंट पर नजर डालें तो आप देखें कि निफ्टी में इस हफ्ते भी धमाकेदार अपवर्ड मूवमेंट बनी रही। 3.7% की ऑलमोस्ट 4% की अपवर्ड मूवमेंट निफ्टी ने इस हफ्ते दिखाई और निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई 12,430 को क्रॉस कर दिया, ब्रेक कर दिया और एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है 12,770 के आसपास का। अगर हम निफ्टी की वनडे चार्ट पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि इस कंसोलिडेशन को, जो पहले की कंसोलिडेशन रेंज थी, जो हमने देखा था कि पिछले हफ्ते ही उसने तोड़ दिया था, उसको क्रॉस करके निफ्टी ने एक और कंसोलिडेशन रेंज में एंटर कर लिया है। इसको अगर थोड़ी और नजदीकी से देखो तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने पिछले 2-3 दिनों से एक कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो निफ्टी हैज कंटिन्यूड द ब्रेकआउट फ्रॉम कंसोलिडेशन रेंज। जो हमने देखा था कि पीछे वाली जो कंसोलिडेशन रेंज थी उससे ब्रेकआउट करके काफी ऊपर चली गई है निफ्टी। करेंटली जो लेवल है वो सारे ईएमए, जो सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं निफ्टी के, उन सारे से काफी ऊपर चल रही है निफ्टी। और निफ्टी करेंटली इज लुकिंग फॉर डायरेक्शन। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कंसोलिडेशन आ रही है उसमें फिर से एक ठहराव सा आ गया है, एक ग्रिडलॉक सा आ गया है। उसमें निफ्टी फिर से डायरेक्शन खोज रही है कि निफ्टी को और ऊपर जाना है या फिर थोड़ी करेक्शन होने के बाद फिर से नेक्स्ट लेग ऑफ पॉजिटिव मूवमेंट फिर से स्टार्ट करेगी। तो इतनी ज्यादा जो वॉलेटिलिटी रही है, मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों के लिए, कम से कम 1-1.5 महीनों के लिए वॉलेटिलिटी थोड़ी कंटिन्यूड रह सकती है। जो आप ये कंसोलिडेशन देख रहे हैं उसमें निफ्टी कुछ दिन मूव करेगा और उसके बाद फिर से इसकी डायरेक्शन हमें देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन मुझे लगता है कि ओवरऑल पॉजिटिव रहेगी, बट माइल्ड करेक्शन आ सकती है बिकॉज निफ्टी इज अगेन लुकिंग फॉर डायरेक्शन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इतने सारे गैप्स रहे हैं उसमें गैप फिलिंग थ्योरी के हिसाब से हो सकता है कि इसमें फिर से करेक्शन आए और इन सारे गैप्स को निफ्टी फिल करने की कोशिश करे। वीकली मूवमेंट पर अगर नजर डालें, थोड़ी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि इस हफ्ते की जो कैंडल बनी है कितनी बुलिश कैंडल बनी है और कितनी गैप अप ओपनिंग के साथ खुली और निफ्टी क्लोज भी हुआ उस गैप को मेंटेन करने के बाद ही। तो बहुत ही बुलिश लॉन्ग वीकली कैंडल है। काफी वॉलेटिलिटी थी, आप देख सकते हैं काफी लंबी कैंडल है, बुलिश कैंडल है, बट वॉलेटाइल वीक था। बुलिश सिग्नल्स डेफिनेटली कंटिन्यू एंड गेट स्ट्रॉन्गर। तो काफी बुलिश सिग्नल्स हैं और जो बुलिश सिग्नल्स पिछली वीक हमने देखी थी उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं बुलिश सिग्नल। लेकिन वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, ये भी हमें दिख रहा है, क्योंकि इतनी जो गैप अप मूवमेंट रही है वीकली बेसिस पे भी, उसको निफ्टी फिर से फिल करने की कोशिश कर सकता है इन द कमिंग वीक्स। मंथली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं कि नवंबर की अभी तक जो कैंडल बन रही है, इन सारे आप देख सकते हैं कितने सालों की चार्ट है यहाँ पे। तो नवंबर की अभी तक जो कैंडल बन रही है बहुत लंबी कैंडल है, जो ये दिखाते हैं कि कितनी वॉलेटिलिटी है मार्केट में, लेकिन कितनी बुलिश कैंडल भी है ये भी आपको दिख रहा है। तो लॉन्ग बुलिश मंथली कैंडल है अभी तक नवंबर की। वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल्स और मंथली चार्ट ऑल्सो आप देख सकते हैं। मंथली चार्ट पे भी सारे ईएमएस से ऊपर चल रहा है अभी निफ्टी और वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। इस चार्ट में भी हमें ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं। आरएसआई की अगर बात करें तो आरएसआई की वैल्यू करीबन 75 के आसपास पहुंच गया, 74.9, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैल्यू है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश वैल्यू है आरएसआई की। लेकिन ये भी दिखाता है कि आरएसआई इज वेरी क्लोज टू ओवरबॉट लेवल। जब 80 के आसपास पहुंचने लगता है, 70 to 80 मैं कहूंगा कि 70 to 80 जब आरएसआई हो जाता है तो वो ओवरबॉट लेवल्स के आसपास पहुंच जाता है और वहां से यूजुअली एक करेक्शन आती है। आप देख सकते हैं कि जब भी आरएसआई 70 के आसपास पहुंचता है, और अभी तो 75 के आसपास पहुंच गया है, तो वहां से करेक्शन जरूर आती है और फिर एक अगला साइकिल ऑफ बुलिशनेस या बेरिशनेस जो भी रहता है वो शुरू होता है। एमएसएडी पे भी हमें वही ऑब्जर्वेशंस दिख रहे हैं। यहाँ पे जो बुलिश क्रॉसओवर का गैप था वो और भी वाइड हो गया, तो बहुत ही बुलिश यहाँ पे क्रॉसओवर है। आप देख सकते हैं गैप इसकी बढ़ती जा रही है। वेरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऑन एमएससीडी वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो एमएससीडी और आरएसआई दोनों ही ओवरबॉट कंडीशन को दिखा रहे हैं यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे।
कोविड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की अगर बात करें तो इंडिया में अभी भी जो नंबर ऑफ केसेस है वो डेली बेसिस पे 50 to 55,000 60,000 के बीच में नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं। स्टेडिली वो नंबर बढ़ रहे हैं। वो नंबर अभी टोटल बढ़ के करीबन 87.3 लाख के आसपास हो गई है। और जो टोटल नंबर ऑफ फेटालिटीज है, जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं, वो करीबन 1.3 लाख के आसपास हो गए हैं। तो ये नंबर डेफिनेटली एक बहुत ही सैड फिगर है, डिसअपॉइंटिंग फिगर है। हम फेस्टिव सीजन में पहुंच गए हैं तो हमारे पास त्योहार मनाने के लिए और खुशी मनाने के लिए जरूर मौके हैं, बट इतनी सारी जो फेटालिटीज हुई है कोविड के कारण, इसके बारे में भी हमें एक थॉट अपने दिमाग में रखना चाहिए और सारे एहतियात, सारी सेफ्टी बना के रखनी चाहिए ताकि ये नंबर बलून ना करे फिर से। फाइजर ने एक अपडेट दी। जो फाइजर इंटरनेशनल कंपनी है, यूएस की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसने अपडेट दिया कि उसकी जो वैक्सीन है वो उसको यूएस एफडीए से, ये जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है यूएसए का, उससे अप्रूवल के लिए केवल 50% एफिशिएंसी चाहिए थी, लेकिन उनकी जो वैक्सीन है वो 90% इफेक्टिव, उन्होंने कहा है कि 90% इफेक्टिव है। हालांकि उनकी सैंपल साइज बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जितनी भी सैंपल्स उन्होंने एडमिनिस्टर किया है इस वैक्सीन को, उनमें उसने 90% की इफेक्टिवनेस पाई है। तो ये एक अच्छी बात है। इसके चलते भी मार्केट में काफी यूफोरिया क्रिएट हुई थी, क्योंकि वैक्सीन जो जितने सारे भी डेवलपमेंट में आपको पता होगा कि कई सारे वैक्सीन फेज 3 ट्रायल्स में चल रहे हैं, तो उनकी वैक्सीन की जैसे जैसे कंप्लीशन आती जाती है और जैसे जैसे उनकी एफिशिएंसी की हमें नंबर्स दिखती जाएंगी, तो मार्केट में एक और यूफोरिया, एक और बुलिश सेंटिमेंट आ सकती है और उसके कारण मार्केट में थोड़ी अपवर्ड मूवमेंट हमें आगे के दिनों में दिख सकती है। इकोनॉमी से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं कि ऑटो डीलर्स ये देख रहे हैं कि नवंबर में जो डीलर लेवल सेल्स हैं वो फ्लैट है या फिर डिक्लाइनिंग है। तो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे जो प्रोडक्शन हो रही है वो तो काफी अच्छी ना हेल्दी हमें दिख रही है, लेकिन डीलर लेवल पे जो सेल्स हो रहे हैं वो काफी कम है। जैसा हमें यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं, 67% ऑफ द ऑटोमोबाइल डीलर्स इन इंडिया expect November sales growth to decline or at best remain flat as compared to November last year। तो नवंबर लास्ट ईयर 2019 में जो नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सेल हुए थे उनकी कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो 67%, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल के जो नंबर्स होंगे या तो एट बेस्ट उनके जितने ही होंगे, पिछले साल के जितने ही होंगे, या फिर उससे कम भी हो सकते हैं। दिस इज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विथ मैन्युफैक्चरर लेवल सेल्स, जो हमने बात भी की, विच ग्रू रैपिडली। तो मैन्युफैक्चरर लेवल सेल्स यानी कि जो कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही है, मारुति, ह्यूंडई, होंडा, टाटा मोटर्स, ये सारी जो कंपनीज हैं, या फिर टू व्हीलर्स की भी आप ले लें, तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल सेल्स है, जो कंपनीज प्रोड्यूस कर रही है, वो तो अच्छे लेवल्स पे हैं, लेकिन जो डीलर लेवल सेल्स हो रही है वो अच्छे लेवल्स पे नहीं है। तो ये दिखाता है कि ग्राउंड रियलिटी अभी भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे हमें सेल्स की नंबर्स दिख रही हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एक्चुअल सिनेरियो विल ओनली बी क्लियर आफ्टर दिवाली। तो दिवाली के बाद ही जो असलियत है, उसके फाइनल नंबर्स हमें दिवाली के बाद ही दिखेंगे। एमएससीआई, जो मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल का जो एक इंडेक्स है, एमएससीआई इंडेक्स, उसमें इंडिया के 12 स्टॉक्स को डाला गया है और 2 स्टॉक्स को निकाला गया है। इसकी डिस्कशन हमने पहले भी एक्चुअली एक मार्केट रैपअप में की थी। जो स्टॉक्स डाले गए हैं उनमें है कोटक महिंद्रा, अदानी ग्रीन, यस बैंक, अपोलो हॉस्पिटल्स, एमआरएफ, इप्का लैब्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एलएनटी इंफोटेक, ट्रेंट, पीआई इंडस्ट्रीज, मुथूट फाइनेंस और एसीसी। और जो 2 स्टॉक्स निकाले गए हैं वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और बॉश। तो आपने देखा होगा कि कोटक महिंद्रा और इप्का लैब्स वगैरह में जो पैसिव फ्लो की न्यूज आई थी उसके कारण कितनी ज्यादा अपमूव आई थी इन दोनों स्टॉक्स में। और पीआई इंडस्ट्रीज, इन तीनों स्टॉक्स में काफी ज्यादा अपमूव आई थी जब न्यूज आई थी कि एमएससीआई इंडेक्स में इन तीनों स्टॉक्स को ऐड किया जा रहा है। तो वो कंफर्मेशन अब आ गई है। कॉर्पोरेट न्यूज की अगर बात करें तो कुछ क्वार्टरली अर्निंग्स हम देख लेते हैं। आईटीसी लिमिटेड की जो Q2 की अर्निंग्स थी उसमें नेट प्रॉफिट जो कंपनी की थी वो थी करीबन 3,000 करोड़ के आसपास। दिस इज अ 20%, ऑलमोस्ट 20% डिक्लाइन फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर। तो अप्रैल टू जून क्वार्टर जो था उससे 20% की डिक्लाइन आई है जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑलमोस्ट फ्लैट थे, ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ के आसपास। और सेगमेंटल रेवेन्यू की अगर बात करें तो सिगरेट रेवेन्यू करीबन 4% डाउन थी। एफएमसीजी अपार्ट फ्रॉम सिगरेट्स, यानी कि सिगरेट बिजनेस को छोड़ के जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी हम अक्सर बात भी करते हैं कि एफएमसीजी बिजनेस पे काफी फोकस है आईटीसी का, तो वो बिजनेस करीबन 15% अप था। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। और होटल बिजनेस 81%। तो ऑब्वियसली होटल्स तो आपको पता ही कि ऑक्यूपेंसी क्या कितनी लो है, होटल बिजनेस एकदम से शैटर्ड है, तो ये तो होना ही था। होटल बिजनेस में 80% की लॉस आई है, बट इतनी लॉस होने के बावजूद भी एफएमसीजी बिजनेस ने इसको अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड किया और इसलिए इसकी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस थी वो ऑलमोस्ट फ्लैट थी ईयर ऑन ईयर। महिंद्रा एंड महिंद्रा एमएनएम ने जो नेट प्रॉफिट की फिगर पोस्ट की है इस क्वार्टर में वो करीबन 1,300 करोड़ के आसपास है। दिस इज अ 3% फॉल फ्रॉम द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से 3% की फॉल है नेट प्रॉफिट्स में।
लेकिन इसमें एक और कैच है जिसका हमें एक फाइन प्रिंट का ध्यान रखना पड़ेगा। द नेट प्रॉफिट फिगर एक्सक्लूड्स एन इम्पेयरमेंट कॉस्ट ऑफ रुपीज 1150 करोड़ के आसपास। इफ वी इंक्लूड द इम्पेयरमेंट कॉस्ट, द नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर अंडर रिव्यू फॉल्स टू ओनली 162 करोड़। तो ये 1300 करोड़ में करीबन 1150 करोड़ एक इम्पेयरमेंट लॉस के कारण आ रहा है इनकी प्रॉफिट फिगर्स में। इनको अगर हटा दें, इस इम्पेयरमेंट कॉस्ट को अगर हटा दें, तो केवल 162 करोड़ की इनकी नेट प्रॉफिट आई है, जो कि 88% ड्रॉप होता है फ्रॉम द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो ये ह्यूज ड्रॉप है, लेकिन इस लॉस को इसने इम्पेयरमेंट कॉस्ट के थ्रू थोड़ा बैंडेड लगा के ये दिखाया कि इनकी जो प्रॉफिट्स है ऑलमोस्ट फ्लैट सी हैं, केवल 3% की फॉल है। टोटल रेवेन्यू रोज 6% टू 11,590 करोड़। जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं व्हीकल्स, जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, उसमें 21% की ड्रॉप आई है। ट्रैक्टर्स सोल्ड में 31% की राइज आई है। और जो एक्सपोर्ट्स यानी कि व्हीकल्स प्लस ट्रैक्टर्स, जो पैसेंजर व्हीकल्स प्लस ट्रैक्टर्स की जो टोटल फिगर है वो 33% उसमें ड्रॉप आई। तो ओवरऑल रेवेन्यू 6% ऑलमोस्ट फ्लैट ही रही है, बहुत ज्यादा कोई राइज नहीं है। लेकिन इनकी जो नेट प्रॉफिट फिगर है वो आर्टिफिशियली एक तरह से आप कह सकते हैं कि किसी तरह से उसको 1300 करोड़ दिखाया गया। अदरवाइज अगर इस इंपेयरमेंट कॉस्ट को एक्सक्लूड किया जाता तो केवल 162 करोड़ की इनकी नेट प्रॉफिट रहती। आयशर मोटर्स की जो नेट प्रॉफिट थी उसने भी डिप किया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर इनकी जो प्रॉफिट थी इसी क्वार्टर में वो करीबन 573 करोड़ की थी, 573 करोड़ की। वो डिप होके हो गई है 343 करोड़, तो काफी ज्यादा डिप आई है। इनकी जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो थी करीबन 2000 करोड़ के आसपास, जो कि ईयर ऑन ईयर 3% डाउन थी। इनकी जो एबिटा यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आप मान सकते हैं वो करीबन 471 करोड़ थी, जो 13% डाउन थी फ्रॉम लास्ट ईयर। रॉयल एनफील्ड जो इनकी मार्की ब्रांड है उसने करीबन 1.49 लाख मोटरसाइकिल्स बेची इस क्वार्टर में, जो कि 9% की ड्रॉप थी फ्रॉम द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो अभी भी डीलर लेवल सेल्स की जैसे हमने बात की थी उसी तरह से आप देख सकते हैं कि अभी भी ईयर ऑन ईयर जो नंबर ऑफ सेल्स है, जो टोटल नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सेल्स हैं, वो ऑलमोस्ट फ्लैट या थोड़ी सी डाउन है कंपेयर टू लास्ट ईयर। जुबिलेंट फूड वर्क्स ने अच्छी क्वार्टर टू अर्निंग्स पोस्ट की हैं, स्पेशली आफ्टर द ड्रबिंग इट टुक इन द लास्ट क्वार्टर। तो लास्ट अप्रैल टू जून क्वार्टर में जो इनकी ड्रबिंग हुई थी, मार पिटाई हुई थी, उसके कंपैरिजन में इसने काफी रिकवरी दिखाई है। ये कहते हैं कि क्वार्टर टू में इट सॉ सेल्स रीच 82% ऑफ लास्ट ईयर्स लेवल्स। तो बहुत ही अच्छी है 82% ऑफ लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर के जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में जो नंबर थे इनकी सेल्स की, उससे 82% तक ये नंबर्स इस साल के क्वार्टर में पहुंच चुके हैं, जो कि नंबर डाउन होकर 40% हुई थी क्वार्टर वन में। तो अप्रैल टू जून क्वार्टर में जो नंबर लास्ट ईयर के अप्रैल टू जून क्वार्टर की 40% हुई थी, वो नंबर बढ़ के 82% ऑफ लास्ट ईयर सेम क्वार्टर यानी कि जुलाई टू सितंबर क्वार्टर हो गई है। निफ्टी के कुछ और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो निफ्टी की पी अभी करीबन 35 के आसपास फिर से पहुंच गई है, 34.6। और जो अर्निंग्स थी वो पिछले हफ्ते हमने देखा था कि 371 थी, उसमें मार्जिनल ड्रॉप आया है 368 की करंट निफ्टी ईपीएस, आपको जो इस चार्ट में भी आपको दिख रहा है 368 की करंट अर्निंग्स पर शेयर है निफ्टी की। निफ्टी की पी आप देख सकते हैं कि फिर से थोड़ी उसमें जंप आई है, 35 की ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है निफ्टी का पी। पीबी रेशियो अभी भी अपने ऑल टाइम एवरेज के आसपास ही चल रहा है। तो पीबी रेशियो के हिसाब से ओवर वैल्यूड नहीं दिख रहा है अभी निफ्टी, बट पी रेशियो के हिसाब से थोड़ा ओवर वैल्यूड जरूर दिख रहा है। निफ्टी की जो पुट कॉल रेशियो पीसीआर वैल्यू वो करीबन 0.9 के आसपास आ रही है। तो ये वैल्यू जो 1 से कम होती है तो हम मानते हैं कि निफ्टी अभी थोड़ी बुलिश कैटेगरी में है। जब ये वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो हम मानते हैं कि निफ्टी अभी बेरिशनेस की तरफ बढ़ रहा है। तो ये वैल्यू जब अल्टीमेटली 1.25 के आसपास पहुंचने लगती है तो हम मानते हैं कि मार्केट काफी ज्यादा बेरिश हो गया, और जब 0.75 के आसपास पहुंचने लगती है वैल्यू तो हम मानते हैं कि मार्केट अभी काफी ज्यादा बुलिश हो गया। तो अभी चूंकि 1 से थोड़ा सा कम है तो हम मानते हैं कि निफ्टी अभी माइल्डली बुलिश है, बट वॉलेटिलिटी परसिस्ट करेगी, ऐसा मेरा मानना है, एटलीस्ट फॉर द कमिंग कपल ऑफ मंथ्स आई वुड से। निफ्टी में कोई क्रैश आने की संभावना मुझे कम लग रही है, स्पेशली आफ्टर ऑल द पॉजिटिव न्यूज वी आर गेटिंग। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रेरियन अप्रोच ये होता है कि निफ्टी में जब बहुत ज्यादा बुलिशनेस आने लगे तो यू हैव टू बी कॉशियस, यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, स्पेशली व्हाइल इन्वेस्टिंग बिग मनी। अगर आप लार्ज ह्यूज लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू डू इट। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा स्टैगर करना चाहिए, जो हम अभी तुरंत बात भी करने वाले हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या रह सकती है। तो जब भी निफ्टी में बहुत ज्यादा यूफोरिया आपको दिखने लगे, लोग ये कहने लगे, नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स, रेगुलर इन्वेस्टर्स आपको ये कहने लगे कि निफ्टी में अब गिरने की तो कोई संभावना ही नहीं है, अब तो निफ्टी 14,000 पहुंचेगा, 16,000 पहुंचेगा, 20,000 पहुंचेगा, तब आपको एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाने की जरूरत पड़ती है। जो एक वॉरेन बफेट का बहुत पॉपुलर कोट भी है, व्हेन अदर्स आर ग्रीडी यू शुड बी फेयरफुल। तो वो वाली सिचुएशन धीरे धीरे बनती दिख रही है। अगर बहुत ज्यादा बुलिश हो जाती है निफ्टी के अंदर सेंटिमेंट्स तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की जरूरत पड़ेगी। तो आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच ये हो सकती है कि आप अपने एसआईपी को अभी भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि निफ्टी में क्या
अगले साल तक। और अगर खास करके आपकी अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आप अपनी एसआईपी को कभी स्टॉप ना करें, पॉज ना करें, उसको चलते रहने दें, क्योंकि निफ्टी में क्या मूवमेंट रहेगी, किसी भी स्टॉक मार्केट में क्या मूवमेंट रहेगी इन द शॉर्ट टर्म, नियर टर्म, मीडियम टर्म, वो कोई नहीं बता सकता। लेकिन लॉन्ग टर्म में निफ्टी जरूर ऊपर जाएगा, इकोनॉमी में रिवाइवल आएगी और सारे जो अर्निंग्स है निफ्टी की कंपनीज की, अच्छी कंपनीज की, वो सभी रिवाइव करेंगी। तो ऑब्वियसली अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एसआईपी बंद करने की एकदम भी जरूरत नहीं है। आप अपनी एसआईपी को डबल या ट्रिपल करने से पहले थोड़ा सोचें। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि निफ्टी में इतनी ज्यादा यूफोरिया है, गैप अप पे गैप अप ओपनिंग आती जा रही है, तो ये एक ऐसा टाइम है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा कर्व करें, अपनी हैवी लमसम इन्वेस्टमेंट को थोड़ा स्टैगर करें। अगर आप करना भी चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि निफ्टी में बुलिशनेस कंटिन्यूड रहेगी, अगर आपका ऐसा मानना है, तो अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट को थोड़ा स्टैगर करके डिप्लॉय करें, क्योंकि निफ्टी में जैसे जैसे ऊपर मूवमेंट आती जाती है आपकी रिस्क बढ़ती जाती है, डाउनसाइड की चांसेस बढ़ती जाती हैं। तो अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट को जरूर स्टैगर करके डिप्लॉय करें। इतनी जब यूफोरिक मार्केट्स हो जाती हैं, इतनी बुलिश सेंटिमेंट्स हो जाती हैं, तो मेरा ये अप्रोच रहता है कि अपनी एसआईपी तो आप म्यूचुअल फंड्स में कंटिन्यू करें ही साथ अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यू शुड बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। जिन स्टॉक्स में आपको यूफोरिया दिख रहा है, तो आप उन स्टॉक्स में थोड़ा केयरफुल हो जाएं, थोड़ा प्रिकॉशनरी बेसिस पे आप उनमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि दिस इज द टाइम टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। अगर आपको अभी भी कुछ स्टॉक्स बहुत ही वैल्यू बार्गेन पे मिल रहे हैं, अच्छी प्राइसेस पे मिल रहे हैं, हो सकता है वो उस प्राइसेस पे ना मिल रहे हो जो वो मार्च में या अप्रैल में मिल रहे थे। ऑब्वियसली सारे स्टॉक्स रन अप किए हो, तो कोई भी स्टॉक्स आपको बहुत ज्यादा वैल्यू बार्गेन पे नहीं मिलेंगे। लेकिन गिवन द सर्कमस्टांसेस और सारी होलिस्टिक अप्रोच रख के, अगर आपको लगता है कि ऐसी प्रिवेलिंग कंडीशंस में भी जो इतनी यूफोरिक मार्केट्स है, उसमें भी अगर आपको कुछ स्टॉक्स अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास मिल रहे हैं या फिर अच्छी वैल्यू बार्गेन पे मिल रहे हैं, तो उन स्टॉक्स में आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अगर आप रखते हैं तो आप बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि उन स्टॉक्स में अभी भी आपको इन्वेस्टमेंट्स के मौके मिलेंगे। और यहीं पे हमारी जो सेकंड वीडियो आती है संडे की, हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करते हैं, उसमें हम स्टॉक्स और उनके स्पेसिफिक प्राइस लेवल्स की बात करते हैं। ऐसे स्टॉक्स को हम इंक्लूड करते हैं उस वीकली रिव्यू में जो स्टॉक्स आपको अभी भी करंट प्राइस लेवल्स पे, अच्छी प्राइस लेवल पे, अच्छी वैल्यू बार्गेन पे मिल रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे मार्केट्स ऊपर जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने की जरूरत है। स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में हमने देखा कि इस हफ्ते बहुत ज्यादा यूफोरिया रही है पिछले 2 हफ्तों में, तो उन सारे स्टॉक्स में आपको और भी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि उनके एनपीए फिगर्स अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। जैसा आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कहा है कि अभी वो एनपीए फिगर्स डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो वो जब तक क्लैरिटी उस पर नहीं आती है, फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारी संडे की सेकंड वीडियो को अगर आप हर वीक फॉलो करते रहते हैं, तो आपको पता चलता रहेगा कि उस वीक में कौन कौन से स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट पे रह सकते हैं, उन पे आप नजर गड़ा के रख सकते हैं। और जैसे ही उनमें से कोई भी स्टॉक्स आपको अच्छी प्राइस लेवल्स पे मिलते हैं, और अगर आप उनमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं, तो आप अच्छे से उनको कैप्चर कर पाएंगे, उनको एक्यूमुलेट कर पाएंगे फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो उस वीडियो को आप मिस ना करें। हर वीक हम संडे की सेकंड वीडियो में वो रिव्यू करते रहते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसे स्टॉक्स जिनको हम रिव्यू करते रहते हैं और जिन पे हमारी नजर रहती है, वॉच लिस्ट में रहते हैं वो स्टॉक्स जब भी अच्छी प्राइस लेवल्स पे आते हैं, अच्छे स्पेसिफिक प्राइस लेवल्स पे आते हैं, तो मैं क्विकली आपको एक नोटिफिकेशन भेज देता हूँ, मैं एक प्रॉम्प्ट भेज देता हूँ, और उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे, नोटिफिकेशन के बेसिस पे, अगर वो स्टॉक्स आपकी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में फिट होते हैं, अगर वो स्टॉक्स आपको अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कैंडिडेट्स लगते हैं, तो आप उनमें इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर कर सकते हैं एट द प्राइस लेवल्स दैट यू आर कंफर्टेबल विद। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, वहां पे हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। हर दिन मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ जो रेलेवेंट वीडियोस हैं उनकी लिंक दे दूं, या फिर कोई स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हुए हैं, वो अगर कोई स्पेसिफिक वीडियोस में प्राइस लेवल्स डिस्कस किए हुए हैं, उसकी लिंक भेज देता हूँ। और मैं साथ ही साथ स्टॉक्स की भी नोटिफिकेशन आपको भेजता रहता हूँ, ताकि आप प्राइस लेवल्स चेक करके, अगर वो स्टॉक्स आपको सही लगते हैं और वो प्राइस लेवल्स आपको जंचते हैं, तो आप उन पे एक्शन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन थॉट प्रोसेस। अपनी कैश पोजीशन को हमेशा बिल्ड करते रहें। यही वो टाइम है जब यूफोरिया रहती है मार्केट में, तो दिस इज द टाइम टू बिल्ड योर कैश पोजीशन। क्योंकि जब यूफोरिया ये छटेगी और जब ये यूफोरिया कम होगी, या फिर कोई लिक्विडिटी सपोर्ट, कोई गवर्नमेंट पुल बैक करेगी, तो वो चांस होगा आपके पास ये एक्यूमुलेशन का। और वो एक्यूमुलेशन आप तभी कर पाएंगे अच्छे स्टॉक्स की, जब आपके पास कैश पोजीशन अच्छी खासे लेवल पे, अच्छी हेल्दी पोजीशन आपके पास बनी हुई हो। तो अपनी कैश पोजीशन को जितना हो सके पेशेंटली बनाते रहें, उसको बिल्डअप करते रहें, बिकॉज दैट कैश विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। जब मार्केट्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो हम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के अच्छी इन्वेस्टमेंट्स तभी कर पाएंगे जब हमारे पास वैसी कैश पोजीशन बनी हुई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अप्रोच से आपको कहीं ना कहीं कोई मदद जरूर होगी।
अभी ये मार्केट मैं समझ रहा हूँ कि करंट जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है। आपको मार्केट में हर दिन 1.5% 2% की अगर जब बढ़त नजर आती है तो आपको लगता है कि यू आर मिसिंग आउट, आपकी फोमो की फीलिंग बढ़ती जाती है। लेकिन दिस इज द टाइम टू बी पेशेंट, दिस इज द टाइम टू बिल्ड योर कैश पोजीशन, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज आगे चल के आएंगी, मार्केट में कोई थोड़ी बहुत अगर करेक्शन आती है तो हम अच्छे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अच्छी तरह से डिप्लॉय कर पाएंगे। तो आई होप कि दिस इन्वेस्टमेंट अप्रोच, दिस इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।